दोस्तों, आज हम द्वितीय वर्ष कला अर्थात SYBA के M1 इस प्रपत्र में अर्थात माइनर 2 इस प्रपत्र में जो पाठ्यक्रम में होने वाली जो कविता है, उस कविता के बारे में आज हम जानना चाहेंगे, आज हम बताने वाले हैं। इस पाठ्यक्रम में कई ऐसी कविताएं हैं जिन कविताओं के द्वारा छात्रों को जागरूक करने का प्रयास किया है अलग अलग विषयों के माध्यम से। आज हम अनामिका द्वारा लिखित जो कविता है, जिसका शीर्षक है बेजगह। इस बेजगह शीर्षक में औरतों से संबंधित जो बातें, जो विमर्श यहाँ कवियत्री अनामिका जी ने किया है, उसी के ऊपर आज हम प्रकाश डालने वाले हैं। जहां समाज की रचना को देखते हैं तो वहां लड़का और लड़की ये जो भेद है, भेदाभेदी है, ये काफी परंपरा से चला आ रहा है। और फिर से आज इतने आधुनिक समाज में भी ये लड़का और लड़की जो भेद है, वह भेद हमें यहां दिखाई देता है। फिर वो शिक्षा व्यवस्था में हो, समाज में हो, परिवार में हो। और इस दृष्टि से ये जो भेदाभेदी है, इसको आधार मानकर, इसको केंद्रभूत मानकर अनामिका जी ने इसे केंद्र में रखते हुए अपने भावों को व्यक्त किया है। ये कविता पहले से जब हम देखेंगे तो लगता है कि इस कविता के माध्यम से समाज की आंखें खोलने का काम अनामिका जी ने किया है। अनामिका जी एक ऐसी कवियत्री है कि जो नारी विमर्श पर अपनी मुक्तता से लेखनी चलाती है, और इस लेखनी के द्वारा उन्होंने ये प्रस्तुत किया है, और इसलिए उन्होंने ये तुलना की है नारियों की समाज में जो स्थान है उसको लेकर उन्होंने तुलना की है। वो कहती है कि अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केस, अपनी जगह से गिरकर कहीं के नहीं रहते केश, और थे और नाखून। मतलब इस पंक्ति का अन्वय अर्थात अर्थ बताते हुए वो कहती है कि किसी श्लोक का ऐसे हमारे संस्कृत टीचर वो कहती थी, पढ़ाती थी, और हमारे डर के जम जाती थी, हम लड़कियां अपनी जगह पर। जगह क्या होती है ये वैसे जान लिया था हमने अपनी पहली कक्षा में ही, और याद था हमें एक एक अक्षर आरंभिक पाठों का, जब हमें बचपन में पढ़ाया गया था। वो पंक्तियां थी जो मुझे आज भी याद आ रही है कि राम पाठशाला जा, राम पाठशाला जा, राधा खाना पका, राम आ बताशा खा, राधा झाड़ू लगा। भैया अब सोएगा, भैया अब सोएगा, जा बिस्तर बिछा। दोस्तों, कवियत्री ने इतने समर्पक भाव से इन पंक्तियों के द्वारा समाज में लड़का और लड़की की जो भेदाभेदी है यह प्रस्तुत की है। लड़के को उच्च स्थान दिया जाता है और लड़की को गौण स्थान दिया जाता है। लड़का पढ़ने के लिए काबिल माना जाता है और लड़की को घर के काम लगाए जाते हैं। यह हमें बचपन में ही अपनी पहली कक्षा में पढ़ाया गया, और यही सारी मानसिकता परिवर्तित करने का काम किया गया। और ये इस कविता के द्वारा लड़कियों को या नारियों को केंद्र में रखकर ये जो विमर्श की पहल अनामिका जी ने की है, वो बहुत ही बेहतरीन है। अनामिका जी ने समाज में होने वाले ये जो बेटा और बेटी का भेद है, इस पर बहुत अपनी विचारों का मंथन करते हुए, ये विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करते हुए उसका मार्मिक चित्रण किया है। लड़कियों को गौण मानने की ये जो परंपरा है, बहुत सालों से चली आ रही है। हालांकि आज के आधुनिक भारतीय पुरुष प्रधान संस्कृति में औरतें जो है, लड़कियां जो है, वो पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है, लेकिन फिर भी उनको गौण माना जाता है। पाठशाला में ये सबक पढ़ाया गया, तो इसी को लेकर आगे कवियत्री कहती है कि ओ पगली, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती है, लड़कियां हवा धूप मिट्टी होती है, उनका कोई घर नहीं होता, और जिनका कोई घर नहीं होता उनकी होती है भला कौन सी जगह।
कौन सी जगह होती है ऐसी जो छूट जाने पर औरत हो जाती है कटे हुए नाखूनों, कंघी में फंसकर आए हुए केशों जैसी, एकदम बुहार दी जाने वाली, बुहार दी जाने वाली, नकार दी जाने वाली, बहिष्कृत कर दी जाने वाली। कवियत्री ने यहां पर औरतों की या लड़कियों की तुलना माथे पर सजे होने वाले केशों से, कटे हुए नाखूनों से की हुई है कि जैसे ही हमारे सर पर जो बाल होते हैं हम कई बार उनको सजाते हैं, वो अच्छे लगते हैं। उंगलियों पर जो नाखून होते हैं वो बढ़ते हैं, उनको सजाते हैं, उनको अलग अलग रंग लगाते हैं। लेकिन वही बाल जब कट कर जमीन पर गिर जाते हैं, या वही हाथों की उंगलियों के नाखून जो होते हैं वो कट कर जमीन पर गिर जाते हैं, तो उनकी जगह नहीं होती है, वह बेजगह हो जाते हैं। तो इन कटे हुए केशों की और कटे हुए नाखूनों की तुलना कवियत्री ने उन नारियों से की है कि जिनको समाज में कोई स्थान नहीं होता है। आधुनिक विचार देते हुए उन्होंने कहा है कि नारी को सिर्फ भोग वस्तु माना गया है, और इसी भोग वस्तु से सारे समाज, पुरुष प्रधान संस्कृति में नारी को अत्यंत सामान्य माना गया है। उसको बुहार दिया जाता है, जब तक काम होता है तब तक उसको बहुत अहमियत दी जाती है, और जैसे ही उसका काम उससे ले लिया जाता है तब उस नारी को बिल्कुल बुहार दिया जाता है, नकार दिया जाता है। और यही एक चिंतन अनामिका जी ने इस कविता के द्वारा, जो यह कविता जो है इस कविता के द्वारा प्रस्तुत किया है। बेजगह मतलब औरतों की समाज में कोई जगह नहीं है, और आज भी इस प्रकार से ये जो सारी मान्यताएं हैं औरतों के साथ मानो सदियों से ऐसे ही चली आ रही है, और इसी मान्यताओं को कवियत्री उसका विरोध करना चाहती है। इस कविता के द्वारा, इस नारी विमर्श से वो ये समाज को बताना चाहती है कि औरतें गिरे हुए केशों और कटे हुए नाखूनों जैसे नहीं है। उसका भी एक अपना स्थान है, उसका भी अपना एक हक है, उसे भी सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन आज का जो समाज है कि औरतों को सिर्फ, जैसे परिवार में हो तो परिवार में औरतों को सिर्फ काम करने के लिए लाई गई औरत जैसे उसके साथ बर्ताव किया जाता है, या समाज में भी उसको भोग वस्तु के रूप में देखा जाता है। और इसी मान्यताओं के आधार पर यहां बेजगह इस कविता में अनामिका जी ने बहुत बड़ी बात कही हुई है। यह कविता जानबूझकर हमारे पाठ्यक्रम में इसलिए लगाई गई है दोस्तों, क्योंकि आज समाज में नारी की तरफ देखने का अंदाज क्या है, नारी की तरफ देखने की भावनाएं क्या है, परंपरा से नारी को कितना गौण समझा जा रहा है, और लड़कों को कितना उच्च समझा जा रहा है, लड़कियों को कितना गौण समझा जा रहा है। और इसीलिए इस पुरुष प्रधान संस्कृति के इस सारी व्यवस्था को छेदने के लिए, भेदने के लिए अनामिका जैसी कवियत्री तैयार हो रही है, और इस प्रकार की कविताओं के द्वारा इस समाज की पूरी व्यवस्था को बदलना चाहती है। आज यही बात कवियत्री कहती है, और यही नारी विमर्श है। नारी को सम्मान दिलाना, नारी को एक उचित स्थान देना। मतलब जैसे हम अपने बालों को सर पर पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन केश कर्तनालय में जाने के बाद यही बाल जब कट कर गिर जाते हैं तो हम उन बालों को कितने भी सुंदर लुभावन क्यों ना हो उनको उठाकर नहीं लाते हैं। या हमारे उंगलियों पर होने वाले बहुत अच्छे मनमोहक जो नाखून होते हैं वो भी जब कट जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, तो उनकी अहमियत खत्म हो जाती है। तो उसी प्रकार से जब नारी के द्वारा काम लिया जाने वाला काम खत्म हो जाता है तो नारी को भी उसी प्रकार से बुहार दिया जाता है, चाहे वो परिवार में हो, समाज में हो, या इस पुरुष प्रधान संस्कृति की व्यवस्था में हो। और इसी बात पर सवाल उठाते हुए अनामिका जी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। अनामिका जी यही कहती है कि नारी का स्थान ऐसा नहीं है कि बेटे को पढ़ाने की ललक है और बेटी को घर के काम करने के लिए। इसीलिए हमारे संस्कृत टीचर ने पहले कक्षा में हमें पाठ यही पढ़ाया था कि बेटा स्कूल जाएगा और राधा बर्तन मांजेगी। यही बात है। अंत में कवियत्री इतना कहती है कि मैं एक ऐसी ही पंक्ति हूं कि चाहती नहीं लेकिन कोई करने बैठे मेरी व्याख्या सप्रसंग, और सारे संदर्भों के पार मुश्किल से लड़कर पहुंची हूं, ऐसे ही समझी पढ़ी जाऊं जैसा अधूरा अभंग। तो मानो औरत का स्थान अधूरे अभंग जैसा है। और इसी विमर्श को लेकर कवियत्री ने, अनामिका जी ने इस कविता में नारी विमर्श की पहल की है।
जो आज के छात्रों को एक नई दृष्टि देने वाली है, विशेषकर आज की छात्राओं को एक नई दृष्टि देने वाली है। और ये जो समसमानता है पुरुष और नारियों की, स्त्रियों की, उसको लेकर ये विचार यहाँ कवयित्री अनामिका जी ने उजागर किया है। और यही उद्देश्य इस कविता का है कि आज भी बेटा और बेटी ये जो भेदाभेदी समाज में पनप रही है, इसको मिटाने का काम और नारी को एक सम्मानजनक स्थान देने का काम कवयित्री अनामिका जी बेजगह इस कविता के द्वारा कहती है। और यही इस कविता का उद्देश्य है। धन्यवाद।